एपिसोड 46 की स्टार्टिंग होती है और हमें आइस एम्पर दिखाए जाते हैं जो कि माउंटेन वैली से होते हुए जीमा एम्पायर जा रही होती हैं। तभी कोई उनके ऊपर स्पिरिचुअल हैंड से हमला कर देता है और आइस एम्पर उन्हें बहुत ही आसानी से नष्ट कर देते और बोलते कौन है यहाँ पर। तभी दो वॉरियर बाहर आ जाते और उन्होंने मास्क लगाया होता है और वो आइस एम्पर के ऊपर हमला कर देते हैं। तो आइस एम्पर भी कहाँ पीछे रहने वाले होते हैं और वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उन दोनों को अकेली पीटना बजाना चालू कर देती है। और आइस एम्पर को एक बात समझ नहीं आ रही थी, ये दो डाउंग लेवल के वॉरियर जीवा एम्पायर में कब पैदा हो गए, क्योंकि आइस एम्पर को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पे जायू आ जाती है गीली के साथ। तो जियान उन दोनों को देखता है और बोलता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जायू बोलती कि मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ और वो जियान को देखने लगती कि उसकी चोटें सही हुई कि नहीं हुई, पर उसे जियान की बॉडी पे एक भी चोट दिखाई नहीं देती। इस वजह से वो जियान से पूछता है जियान तुम्हारी चोटें कैसे सही हो गई। तो जियान ये सुन के बोलता जायू तुम्हें कब से मेरी इतनी ज्यादा चिंता होने लगी। ये सुनती जायू चिढ़ने लगती तो जियान उसका मजाक उड़ाता है और उन दोनों को चेयर पे बिठाता है और जायू से पूछता है कि इन 2 सालों में तुमने क्या किया। तो जायू काफी ज्यादा उदास हो जाती और बोलती है तुम थोड़ा अपना ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि हम लोगों ने जब सुना कि तुम्हें फॉलन आर्ट फिल्म ने खा लिया है तो हम सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे, क्योंकि तुम ही हो हमारी आखिरी उम्मीद जो हमारा मिस्टी क्लाउड से बदला ले सकता है, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कोई भी नहीं है फैमिली के अंदर जो हमारी फैमिली का बदला ले पाए। ये सुनती जियान भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है कैसे मिस्टी क्लाउड सेक्स के लोगों ने उसके फादर को मारा था। और फिर वो फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और बोलता है अगर मुझे अपनी फैमिली का बदला लेना है उसके लिए मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना पड़ेगा, और पावरफुल बनने के लिए मुझे रिस्क तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना रिस्क लिए कुछ भी हासिल नहीं होता है। ये सुन के गीली भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी जियान अपनी स्पेस स्टोरिंग में से फायर कार्ड बाहर निकालता है और जायू को दे देता और बोलता है कि अब मुझे इनकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं जीनन अकेडमी छोड़ के जाने वाला हूँ। तो ये सुन के जायू बोलते तुम कहाँ जा रहे हो। तो जियान बोलता है कि मैं वापस जीमा एम्पायर जा रहा हूँ, क्योंकि अब टाइम आ चुका है सब कुछ खत्म करने का। तो ये सुनते जायू बोलती तो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ वापस चलूंगी, क्योंकि मुझे भी अपने क्लैन के मेंबरों से मिलना है जो जिंदा बच गए थे। तो जियान बोलता है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं वहाँ पे जाकर मिस्टी क्लाउड से फाइट करने वाला हूँ और ये फाइट कोई मामूली फाइट नहीं होने वाली है, बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है। इसलिए उससे पहले मुझे बहुत सारी तैयारी भी करनी है और इसलिए वापस मैं और सेकंड भाई जाएंगे, तुम लोग यहीं पर रुकोगे जीनन अकेडमी के अंदर। तो जायू कुछ बोलने वाली होती तो जियान उसे चुप करा देता है और बोलता है ये मिस्टी क्लाउड से जो फाइट होने वाली है कोई मामूली फाइट नहीं होने वाली है, इसमें कई लोगों की जान जाने वाली है। ये सुन के जायू उदास हो जाती है। तभी गीली बोलता है थर्ड भाई जीमा एम्पायर लौटने से पहले मेरे पास एक आइडिया है। जैसा कि आप जानते हो कि अब ब्लैक लाइन्स टूट चुका है, तो क्यों ना हम लोग जाकर वहाँ पे एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के अंदर अपन लोग बहुत सारे ब्लैक लाइन्स के लोगों को ऐड कर लेंगे, जिससे हमारा ग्रुप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिस वजह से फ्यूचर में वो हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है मिस्टी क्लाउड से फाइट करने में। ये सुन के जियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है क्या तुम सभी पावरफुल लोगों को ऐड करना चाहते हो। तो गीली बोलता है हाँ इसमें बस एक ही प्रॉब्लम वो है जीनन अकेडमी, क्योंकि जीनन अकेडमी कभी भी नहीं चाहेगी कि ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर एक ऐसा पावरफुल ग्रुप बने जो उनके लिए फ्यूचर में खतरा बन सके। तो जियान बोलता है इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें फर्स्ट एल्डर से परमिशन लेनी होगी ग्रुप बनाने की। ये सुनती खन गीली काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर इतना पावरफुल ग्रुप बनेगा जो कि मिस्टी क्लाउड से को छठी का दूध याद दिला देगा और हमें फिर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें आइस एम्पर दिखाए जाते जो कि फाइट नहीं कर रहे होते, वो जलवे बिखेर रहे होते हैं अपने। और तभी आइस एम्पर उन दोनों से पूछते कि तुम दोनों कौन हो और कहां से आए हो, पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं देते और एक फॉर्मेशन बनाने लगते, जिस वजह से वहाँ पे 3 स्पिरिचुअल मैजिकल बीस्ट आ जाते और वो आइस एम्पर के ऊपर हमला कर देते हैं। तो आइस एम्पर उनके सभी हमलों से बहुत ही आसानी से बच जाते हैं और बोलते बहुत हुआ और अपने आइस ड्रैगन को बाहर निकाल लेते हैं। और आइस ड्रैगन बहुत ही आसानी से स्पिरिचुअल मैजिकल बीस्टों को नष्ट करने लगता है एक एक करके, और कुछ ही देर में वो तीनों मैजिकल बीस्टों को नष्ट कर देता है और फिर वो हमला कर देता है उस मार्क्समैन के ऊपर। और जब आइस ड्रैगन का हमला पड़ता है उसके अंदर तो वो बंदा सीधा जमीन पे जाके लैंड करता है और फिर आइस एम्पर उसको मारने के लिए एक अटैक तैयार करते और उसके ऊपर कर देते हैं। पर तभी उसके बीच में एक बंदा आ जाता है और आइस एम्पर के अटैक के ऊपर अपना काउंटर अटैक कर देता है, पर वो फिर भी नहीं रोक पा रहा है। इस वजह से वो एक और अटैक बनाता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है और फिर इसी का फायदा उठाता है और अपने दूसरे बंदे को उठाता है और वहाँ से दुम दड़ा के भाग लेता है उसे लेकर। और वहीं पे आइस एम्पर उस अटैक को देख के समझ जाते और बोलते ये तो मिस्टी क्लाउड सेक्ट का है। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जिसने फर्स्ट एल्डर को सब कुछ बता दिया होता है ग्रुप के बारे में और उनसे बोल रहा होता है हमारे ग्रुप बनाने से कभी भी जीनन अकेडमी के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आएगा उससे, यहाँ तक कि मेरा सेकंड भाई सारी खबरें देगा जो भी ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर हो रही होंगी, जिस वजह से फ्यूचर में कोई भी जीनन अकेडमी के ऊपर हमला करने की सोचेगा तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट एल्डर बोलते इससे तो तुम्हें भी फायदा होगा जब तुम जीमा एम्पायर लौटोगे और तुम्हारे पास इतना पावरफुल ग्रुप होगा जिसकी मदद से तुम अपना मिस्टी क्लाउड सेक्ट से बदला ले पाओगे, और यही है ना तुम्हारा असली प्लान। तो ये सुन के जियान बोलता फर्स्ट एल्डर आप जो कुछ भी बोल रहे हो उसमें कोई भी दोहरा ही नहीं है, आप बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हो। ये सब सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर थोड़े से सोच विचार में पड़ जाती है और फिर जियान से बोलती है जो तुम करने की सोच रहे हो उसमें लगता है कि जीनन अकेडमी का ही फायदा है। ये सुनती जियान बोलता क्या फर्स्ट एल्डर आपने मुझे परमिशन दे दी फिर बनाने की। तो फर्स्ट एल्डर बोलते इसमें हाँ ना की कोई बात ही नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे दी है जीनन अकेडमी की, वो है फॉलन आर्ट फिल्म। तो जियान बोलता
बोलता है फॉलन आर्ट फिल्म देने के लिए मैं इनर एकेडमी का हमेशा थैंकफुल रहूंगा जो उन्होंने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट चीज दे दी। तो फर्स्ट बोलता है ये सब तो ठीक है पर तुम्हें टाइम टू टाइम इनर एकेडमी आकर ट्रेन टावर के अंदर जो फॉलन आर्ट फिल्म की टैंकर है उनको भरना होगा। तो जियान बोलता है फर्स्ट आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जियान ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। और फिर फर्स्ट जियान से आगे के प्लान के बारे में पूछते हैं तो जियान फर्स्ट को मिस्टी क्लाउड सेक के बारे में बताने लगता कि वो आगे क्या करने वाला है। पर फर्स्ट का दिमाग तो उस प्रेटी लेडी के ऊपर होता है, इस वजह से वो जियान से बोलते हैं क्या तुम उस डाउजंग वाली लेडी के साथ अपनी सारी प्रॉब्लमों को फिक्स करने वाले हो। पर एक बात का ध्यान रखना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मैं भी चाहूँ उसे तो मैं भी उसे नहीं हरा सकता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते कि वो कौन है। तो जियान शर्माती बोलता है वो ना क्वीन मेडुसा है। ये सुनती फर्स्ट की एकदम से होश उड़ जाती और जियान बताता कि मैंने उसके साथ कुछ गलत कर दिया था, इस वजह से वो मुझसे नफरत करती है, इसलिए उसके दिमाग में 24 घंटे मुझे मारने का ख्याल चलता रहता है। तभी फर्स्ट खड़े होते और बोलते क्या वो लेजेंडरी क्वीन मेडुसा है। क्या तुम्हें पता नहीं कि क्वीन मेडुसा कितनी ज्यादा खतरनाक है और फिर भी तुमने उससे पंगा ले लिया। यहाँ तक कि जो क्वीन मेडुसा वो लोगों की गर्दन इस तरीके से काटती जैसे कोई मूली काट रही हो। ये सुनती जियान डर जाता। तभी फर्स्ट होती अब ये सब बताने में काफी ज्यादा देर हो चुकी क्योंकि अब तो तुमने उड़ता हुआ तीर ले लिया गलत जगह। तो जियान शर्माती हुई बोलता है अरे फर्स्ट अब क्या करूँ, अब तो हो गया जो होना था, पर अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। और फिर जियान वहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेता है। पर तभी फर्स्ट पीछे से बोलते इस लड़के को इतनी जल्दी क्या थी, मैं तो इसे ये भी बताने वाला था जो क्वीन मेडुसा है वो इसे कभी नहीं मारेगी क्योंकि वो भी एक औरत है और उसके दिल में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। इसलिए जियान तो बहुत ही ज्यादा लकी हो कि लेजेंडरी क्वीन मेडुसा तुम्हारे लिए प्यार की भावनाएं रखती है। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि इनर एकेडमी से काफी दूर आ चुका होता है। पर तभी उसे कुछ महसूस होता है, इस वजह से वो एक पहाड़ के ऊपर रुक जाता और चिल्लाता है मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, इसलिए छुपने की जरूरत नहीं है सामने। और तभी एक पोर्टल खुलता है और उसमें से निकलती वन एंड ओनली लेजेंडरी क्वीन मेडुसा। और फिर वो आसपास की जगह देखती है और बोलती ये जगह काफी ज्यादा सुंदर है, यहाँ पर तुम्हें मरने में और मारने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो जियान बोलता कि नहीं तुम मुझे आज नहीं मार सकती हो। तो क्वीन मेडुसा गुस्से से बोलती क्या बोला तुमने। तो जियान बोलता मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और मुझे ये पता है कि तुम्हारी जो हैवी सोइलिंग पाइथन और क्वीन मेडुसा की सोल वो अभी पूरी तरीके से कंबाइन नहीं हुई है, इस वजह से उसकी फीलिंग और इमोशन अभी भी तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती है और इसीलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो अभी और बस मेरे आगे पीछे घूमती रहोगी। तो ये सुन के क्वीन मेडुसा बोलती ये मत सोचना कि हैवी सोइलिंग पाइथन हमेशा अपनी फीलिंग्स मेरे ऊपर थोपता रहेगा, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। और तभी जियान आगे आता और बोलता कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ हैवी सोइलिंग पाइथन की सारी फीलिंग्स को तुम्हारी बॉडी से बाहर निकालने की और फिर तुम उसके बाद बन जाओगी रियल क्वीन मेडुसा और फिर तुम किसी को मारने से पहले एक बार नहीं सोचोगी। तो ये सुन के क्वीन मेडुसा थोड़ी सी शॉक हो जाती और जियान से बोलती कि मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूं। तो जियान एक स्क्रॉल बाहर निकालता और क्वीन मेडुसा को दे देता। तो क्वीन मेडुसा भी उस स्क्रॉल को ले लेती है और जियान बोलता है ये फॉर्मूला एक टियर 6 की पिल बनाने का और ये टियर 6 की पिल कोई मामूली पिल नहीं है, ये है सोल रिकवरी पिल बनाने का फॉर्मूला जो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है। और मैं तुम्हारी तभी हेल्प करूंगा जब तुम मेरी कुछ बातें मानोगी। और यहाँ पे क्वीन मेडुसा उस स्क्रॉल को खोल लेती और उसको पढ़ने लगती है ध्यान से और फिर पढ़ने के बाद उस स्क्रॉल को अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेती और जियान से पूछते क्या है तुम्हारी शर्तें। तो जियान बोलता है कि तुम्हें 1 साल तक मेरे साथ रहना होगा और तब तक के लिए अपने दिमाग से मुझे मारने के ख्याल को भी बाहर निकालना होगा और साथ ही मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ती फाइट में तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी आकर। और अगर तुम ऐसे 1 साल तक करती हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक पिन रिफाइन करूंगा टियर 6 की और अगर तुम मुझे मानना चाहती हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता और अगर तुम मेरी 1 साल तक मदद करती हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए सोल रिकवरी पिल बनाऊंगा, उसके बाद तुम बन जाओगी रियल क्वीन मेडुसा और साथ ही फिर तुम उसके बाद पूरी तरीके से आजाद हो। ये सब सुनने के बाद क्वीन मेडुसा काफी देर सोचने के बाद बोलती है ठीक है मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है। और ये सब सुनने के बाद जियान अपनी औकात से ज्यादा उड़ने लगता है और टर्की मोड एक्टिवेट हो जाता है और बोलता है अब तो हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, इस वजह से अब अपन दोनों दोस्त बन गए। और क्वीन मेडुसा से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखिए क्वीन मेडुसा थोड़ा सा सोच विचार करती और बोलती है साले औकात में रहे, हम कोई दोस्त और पार्टनर नहीं, हमारे बीच में बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो जियान बोलता है ठीक है जैसा आप बोलो, पर अब जैसा कि अपन दोनों बिजनेस पार्टनर बन चुके इस वजह से मैं आपको क्वीन मेडुसा बुलाऊं तो हमारे डील के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा एक नया नाम क्यों ना रख दूं। तो क्वीन मेडुसा बोलती तुम्हें परेशान होने की इसके लिए कोई भी जरूरत नहीं है। पर जियान क्वीन मेडुसा की नहीं सुनता और बोलता क्यों ना मैं तुम्हारा नाम कलरफुल स्केल रख दूं क्योंकि ये नाम तुमसे बिल्कुल मैच करेगा। ये नाम सुन के क्वीन मेडुसा को काफी तेज गुस्सा आता है पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती और बोलती कि मेरा नाम क्वीन मेडुसा है और तुम्हें मेरा दूसरा नाम रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम मुझे मेडुसा बुलाना। और वहाँ से रॉकेट की स्पीड से वहाँ से निकल लेती है। पर तभी पीछे से जियान चिल्लाता है आज से तुम्हारा नाम कायलीन है। और जियान ने क्वीन मेडुसा का नाम इसलिए रखा था क्योंकि क्वीन मेडुसा अब पूरी तरीके से इंसान बन चुकी, इस वजह से उसका कोई इंसानी नाम होना चाहिए। और फिर जियान भी वहाँ से निकल जाता है ओपन माउंटिंग सील की प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें जीमा एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आइस एम्पर और याफी खड़ी हुए होते हैं। और याफी बोल रही थी जैसा आइस एम्पर आप बोल रहे हो उसके हिसाब से तो ये तो मिस्टी क्लाउड सेक की डाउन लेवल के वॉरियर है। तो आइस एम्पर बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन थे कहाँ से आए थे और किसी के बाप में दम नहीं जो हमारी फैमिली को टच कर पाए। और ये सब सुनने के बाद याफी वहाँ से चली जाती है इन सभी के बारे में पता करने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टी क्लाउड सेक का सीन जहाँ पे यूनसेन बोल रहा होता है ये दोनों मिलकर भी आइस एम्पर को नहीं हरा पाए, इसलिए इन
लूजरों की बॉडी में से एनर्जी को बाहर निकाल कर दूसरे वॉरियर के अंदर डाल दो। पर तभी वहाँ पे एक डार्क क्लाउड आता है और वो यूनसेन से बोलता है इन दोनों एल्डरों ने इस पावर को पाने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है, इस वजह से इन छोटे मोटे मिशनों पे ध्यान देना नहीं चाहिए, हमें अपने बड़े मिशन पे फोकस करना चाहिए। और वो डार्क क्लाउड वहाँ से चला जाता है। तभी वो दोनों वॉरियर भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो यूनसेन बोलता है तुम्हारी वजह से आज हमारी मिस्ट्री क्लाउड से की नाक कट गई, इस वजह से तुम दोनों का जिंदा रहना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये बोलती कर उस क्लाउड के अंदर में से दो चैनें बाहर निकलती और उन दोनों के पेट में घुस जाती है और उनकी बॉडी में से उनकी सोल को बाहर निकाल लेती और वो डार्क शैडो वाला बंदा उन सोलों को खा जाता है, जिस वजह से उन दोनों वॉरियर की वहीं पे मौत हो जाती है। और वो डार्क शैडो वाला बंदा बोलता है अब तुम्हें बची हुई जीव फैमिली के मेंबरों के बारे में पता करना चाहिए और अगर जीव फैमिली के पास वो चीज मिल जाती जो मुझे चाहिए तो तुम्हें मैं ऐसी पावर दूंगा जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। तो ये सुन के यूनसेन बोलता है मैं कोई बड़ा कदम तब तक नहीं उठाऊंगा जब तक मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाता हूँ कि अकेली जीमा एम्पायर की रॉयल फैमिली को एक बार में ना मार डालूं। तब तक इस डार्क एनर्जी से अपने एल्ड्रो की पावर को बढ़ाता रहूंगा। और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें जियान दिखाया जाता जो कि ओपन माउंटिंग सील की प्रैक्टिस कर रहा होता है। पर जियान जब उससे अटैक करता है तो उसकी पावर जो होती है वो काफी ज्यादा कम होती है, इस वजह से जियान उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होता है और इस वजह से जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जियान फिर से उस स्क्रॉल के अंदर चला जाता है और उसको फिर से सीखने लगता है, जहाँ पर जियान को पता चलता है इसको सीखने के लिए जियान को 3 दुई की पाथ को एक्टिवेट करना होगा। पर जियान इस पे फोकस नहीं करता और अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से जियान की काफी सारी दुई की एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पे ओपन माउंटिंग सील फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। और जब जियान उससे पहाड़ के ऊपर हमला करता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, वो अटैक बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। ये देखकर जियान बोलता है इसका तो फर्स्ट लेवल ही काफी ज्यादा खतरनाक है, बाकी के बचे हुए में तो मेरे धागे खुल जाएंगे। और फिर जियान अपने आप को शांत करता है और फिर बोलता है कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ, किसी भी कीमत पे मुझे ये सीखना ही पड़ेगा। और फिर खड़ा होता है और फिर से ओपन माउंटेन सील की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। और वहीं पे पीछे खड़ी होती है वन एंड ओनली क्वीन मेडुसा और उसे जियान को देख के काफी तेज गुस्सा आ रहा होता है और वो जियान को मारने की सोचती है। पर क्या करे, प्यार बड़ी कुत्ती चीज है, जिसको एक बार हो जाता है ना तो उसका दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो जाता है और इसीलिए वो जियान को नहीं मारती। तभी उसे महसूस होता है कि जियान के ऊपर एक मैजिकल बीस्ट हमला करने वाला है, तो वो अपनी 7 कलर की स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और उस मैजिकल बीस्ट को मार डालती है। और इसीलिए जियान बिना टेंशन के वहाँ पे कल्टीवेशन कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे खड़ी होती है क्वीन मेडुसा जियान की सुरक्षा के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको एपिसोड के अंदर क्या अच्छा लगा। और इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।